नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ये एक प्रकार का फास्ट रिवीजन और कंटेंट पूर्ण रिवीजन होगा। इसलिए आप सभी लोगों से स्पेशली ये निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। पहली वीडियो की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पुर्तगाली कंपनी के बारे में। दूसरी वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस किए हैं डच कंपनी के बारे में। तीसरी वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश कंपनी के बारे में। देखिए, एक बात सभी लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश थे वो क्यों ज़्यादा सक्सेस थे। तो उसका कारण क्या था ब्रिटिश के सक्सेस होने का? सबसे पहला कारण तो ये था कि अंग्रेज लोग जो थे वो कोई भी काम करने से पहले प्लान बनाते थे, नीति का निर्माण करते थे और उसी के हिसाब से काम करते थे। तो ये इनके सक्सेस का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। शुरू करते हैं हम लोग ब्रिटिश कंपनी के बारे में जानना। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये क्रम वाइज चलेगा, किस साल क्या घटित हुआ, कैसे क्या होने वाला है, इसके बारे में। 1588 में, समय आपको बहुत ज़्यादा याद करने का कोई मतलब नहीं है, सन आपको याद नहीं करना है। हाँ, बस कंटेंट पे ध्यान रखिएगा कि 1588 में ब्रिटिश नौसेना यानी अंग्रेजी नौसेना ने स्पेनिश नौसेना को एक युद्ध में पराजित किया। ठीक, और जैसे ही पराजित किया तो ये साबित होने लगा कि ब्रिटिश नौसेना जो है वो कहीं ना कहीं स्पेनिश नौसेना से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये तो कहानी उनके युद्ध की थी। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश नौसेना की एक श्रेष्ठता साबित हो गई कि ब्रिटिश नौसेना जो है वो स्पेनिश नौसेना की तुलना में श्रेष्ठ है। ठीक, उसके बाद 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल एक अंग्रेजी व्यक्ति था। ये स्थल मार्ग से, जल मार्ग से नहीं बल्कि कौन से मार्ग से, स्थल मार्ग से भारत आया। तो एक्चुअल में भारत आने वाला ये पहला ब्रिटिश यात्री था जो स्थल मार्ग से आया था। ठीक है, और इसी वर्ष मर्चेंट एडवेंचर्स एक प्राइवेट समूह है, मर्चेंट एडवेंचर्स ने एक कंपनी का गठन किया। कंपनी का क्या किया? गठन किया। और इस कंपनी का नाम रखा इन्होंने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम रहा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इसी कंपनी को क्या कहा गया? EIC, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। तो मर्चेंट एडवेंचर्स जो है एक प्राइवेट संस्था थी। तो इस प्रकार से जो EIC रहा वो एक पूर्णतः निजी कंपनी है, पूरी तरह से निजी कंपनी है। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये जो कंपनी बनी, मर्चेंट एडवेंचर्स समूह ने जिस कंपनी का निर्माण किया यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को ब्रिटिश की जो महारानी है एलिजाबेथ टेलफर्स्ट, पूरा नाम याद रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ टेलफर्स्ट ने इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र दिया, यानी अनुमति प्रदान की कि आप जाइए और भारत में व्यापार करिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड दे दिया, 15 साल के लिए भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र जारी हो जाता है। क्लियर? लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तो राजा बनते हैं जेम्स प्रथम। कौन राजा बनता है? जेम्स प्रथम। जब जेम्स प्रथम राजा बने तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं रखा, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जो 15 साल की क्राइटेरिया लगी थी, जो बाध्यता लगी थी, उसको ख़त्म कर दिया। किसने ख़त्म किया? जेम्स प्रथम ने ख़त्म कर दिया। ठीक ना? लेकिन साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान में रखिएगा कि ये जो व्यापारिक एकाधिकार था ये हमेशा के लिए नहीं बना रहा। 1813 ईस्वी में एक एक्ट आया और इस एक्ट के द्वारा इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। आगे चल के ये व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। क्लियर हुए यहाँ तक? इसके बाद देखिएगा, अब देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आती है। ठीक ना? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1601 में यात्रा शुरू की। कब यात्रा शुरू की? 1601 में। कहाँ के लिए रवाना हुई? जावा, सुमात्रा और मोलक्को के लिए रवाना होती है। और यह कंपनी 1604 ईस्वी में भारत की ओर बढ़ी। और इसी समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भारत में मुगल वंश चल रहा था, तो मुगल वंश का शासक उस समय कौन था? अकबर था। लेकिन
1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मुगल वंश का शासक कौन बनता है? जहांगीर बनता है। ठीक ना। तो जब ये कंपनी 1608 में पहुंची तो एक व्यक्ति है 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बना। किसका? जो राजा थे इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, उनका दूत बना। और जब ये कंपनी निकली थी तो 1601 ईस्वी में निकली। तो जेम्स प्रथम के हाथ में जो लेटर था वो अकबर के नाम का लेटर था। लेकिन आते आते 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर के नाम का ही लेटर लेकर के ये जो जेम्स प्रथम का दूत था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। इसी को विलियम हॉकिंस भी कहा गया। कैप्टन हॉकिंस या फिर विलियम हॉकिंस। और ये सूरत के बंदरगाह पर उतरा। कौन से बंदरगाह पर? सूरत के बंदरगाह पर। कहाँ से उतरा? कौन से जहाज़ से? हेक्टर जहाज़ से उतरा। देखिए जहाज़ का नाम दो याद रखिएगा, एक हेक्टर जहाज़ से कैप्टन हॉकिंस आया और एक साओ गैब्रियल जहाज़ जो पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा था वो भारत पहुंचा था। कौन से जहाज़ से? साओ गैब्रियल जहाज़ से। और उसी तरह से कैप्टन हॉकिंस जो है वो हेक्टर के जहाज़ से आया था, भारत पहुंचा, सूरत के बंदरगाह पर उतरा। ठीक है। अब थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगेगा, कैप्टन हॉकिंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कैप्टन हॉकिंस जो था ना वो तो पहली बात मिला किससे? जहांगीर से मिला। कैप्टन हॉकिंस किससे मिला? जहांगीर से मिला। कहाँ मिलता है? आगरा में मिलता है। ठीक ना। और ये कैप्टन हॉकिंस 1608 से लेकर 1611 तक, 1608 से लेकर के 1611 तक भारत में ये रहा। ठीक ना। और कैप्टन हॉकिंस की कुछ खास बात, ये तो था एक अंग्रेज व्यक्ति, लेकिन इसने जहांगीर से किस भाषा में बात की? फारसी भाषा में बात की। ठीक ना। और ये कैप्टन हॉकिंस जो था फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञाता था। अंग्रेजों को अच्छे से पता था कि किस प्रकार से भारतीय राजाओं को खुश करना है। ठीक ना। फारसी भाषा में बात किया और ये सबसे बड़ी बात कि ये फारसी और तुर्की भाषा का ज्ञाता भी था। तो जब ये फारसी भाषा में बात करता है तो जहांगीर सोचता है अरे भाई एक अंग्रेज व्यक्ति है, इंग्लिश आदमी है जो मुझसे फारसी भाषा में बात कर रहा है। तो जहांगीर बहुत खुश हुआ और इसको 400 का मनसब दे दिया। कितने का मनसब? 400 का मनसब दे दिया। ये मनसब आगे चल के हम लोग मुगल जब कंप्लीट करेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक ना। और साथ ही साथ इसे इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। किसको? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश खान की उपाधि किसे मिली थी? तो वो मिली थी कैप्टन हॉकिंस को। और किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ठीक ना। और इसी क्रम में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इनकी एक अस्थायी फैक्ट्री खुल जाती है। किसकी? अंग्रेजों की। तो पूछा जाता है कि अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खुली थी? तो आंसर होगा मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री खुली थी। ठीक ना। एक तरफ पुर्तगाली हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब अंग्रेज आए तो पुर्तगाली और अंग्रेजों में टकराव होना जायज़ था कि होगा टकराव। तो 1612 ईस्वी का समय था और उसी समय कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडल्टन इन दोनों ने मिल के क्या किया कि पुर्तगालियों को हरा दिया। कहाँ पे हराया? स्वाली नामक स्थान पे हरा दिया। कौन से स्थान पे? स्वाली नामक स्थान पे पुर्तगालियों को हरा दिया। और सबसे खास बात कि भारत में पुर्तगालियों की प्रथम हार थी ये। तो जो स्वाली में पुर्तगाली हारे, ये भारत में पुर्तगालियों की बहुत पहली हार थी। ठीक है। और इस हार का क्या प्रभाव पड़ा इसको समझिएगा। हार का प्रभाव ये पड़ा कि मुगल बादशाह जहांगीर की नज़र में ये आ गया कि नहीं, अंग्रेज जो हैं वो इनसे पुर्तगालियों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक ना। आगे चलते हैं। हाँ, इसके बाद ही अगले साल ही क्या हुआ कि 1613 ईस्वी का समय था और अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री खुल जा रही है। कहाँ पे? सूरत में। पहली फैक्ट्री कहाँ खुल रही है? सूरत में। पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खुली थी? मसूलीपट्टनम में खुली थी। ठीक ना। अब उसके बाद फिर कुछ समय भी 1615 ईस्वी में जो जेम्स प्रथम था, जेम्स प्रथम कहाँ का राजा? इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम था। और जेम्स प्रथम का ही दूत बनकर, क्या बनकर? दूत बनकर कंपनी की ओर से सर टॉमस रो, कौन? सर टॉमस रो दूत बन के सूरत के बंदरगाह पर उतरता है। ठीक ना। अब कौन आ रहा है? सर टॉमस रो आ रहा है। और जहांगीर से इसकी मुलाकात अजमेर में हुई। कैप्टन हॉकिंस की मुलाकात कहाँ हुई थी? जहांगीर से आगरा में हुई थी। और सर टॉमस रो की मुलाकात कहाँ पे हो रही है? अजमेर में हो रही है। ठीक ना। और ये भी भारत में रहा 2-3 सालों तक रहा। 1616 से 1618 तक ये मुगल दरबार में रहा और 1619 में वापस चला जाता है। लेकिन जब ये वापस गया तो उस समय तक
बहुत सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों की खुल चुकी थी, जैसे भड़ौच में खुल चुकी थी, अहमदाबाद में फैक्ट्री खुल चुकी थी, आगरा में खुल चुकी थी और सूरत में तो पहले ही खुल चुकी थी, ठीक ना। और ये जो फैक्ट्रियाँ थी ये किसके अधीन थी? सूरत वाली फैक्ट्री के अधीन थी, यानी कि सारा कार्य जो है वो सूरत फैक्ट्री के अधीन ही होकर चलता था। क्लियर। इसके बाद एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक ने, कहाँ के शासक ने? गोलकुंडा के शासक ने केवल 500 पैगोडा के बदले अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाहों का उपयोग करने के लिए दे दिया कि आप हमको 500 पैगोडा दीजिए और गोलकुंडा के जो बंदरगाह हैं उनका उपयोग आप आने जाने में, सामान को उतारने में, ले जाने में, ले आने में कर सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद 1633 ईस्वी में ही पूर्वी तट पर ये भारत का नक्शा अगर बना तो यहाँ पे ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर ब्रिटिश कारखाना खुला। कौन सा? हरिहरपुर और बालासोर। हरिहरपुर और कौन खुला? बालासोर खुलता है, ठीक ना। ये उड़ीसा में खुला, महानदी के किनारे खुला। क्लियर। उसके बाद देखिए 1639 का जब समय आया तो फ्रांसिस डे एक व्यक्ति है, फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी कहा जाता है। मद्रास का संस्थापक कौन है भाई? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने क्या किया था कि जो चंद्रगिरी के राजा थे उनसे मद्रास को पट्टे पर ले लिया। पट्टे का मतलब कुछ पैसा दे करके कुछ समय के लिए उसको ले लिया, पट्टे पर प्राप्त कर लिया और यहीं पर एक फैक्ट्री खोल दी। कौन सी फैक्ट्री? फोर्ट सेंट जॉर्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। फ्रांसिस डे ने कौन सी फैक्ट्री खोली? फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री खोली। कहाँ पे खोली? मद्रास में खोली, ठीक ना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री खोल दी तो 16 कुछ और फैक्ट्रियाँ खुली। 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में ब्रिटिश फैक्ट्री खुली। किसमें? इसको याद रखिएगा, हुगली का मुद्दा अभी आएगा, ब्लंडर तरीके से आएगा। बहुत कुछ होता है हुगली के मुद्दे को लेकर के, ठीक ना। तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में फैक्ट्री खुली। कब? 1651 ईस्वी में। इसके बाद पटना में, कासिम बाजार में, राजमहल में आदि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, ठीक। तो उसके बाद 1651 में ही बंगाल के सूबेदार जो थे शाह शुजा, कौन थे? शाह शुजा ने एक फरमान, एक आदेश जारी किया कि अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक पर, यानी कि 1 साल का 3000 रुपये दीजिए आप, और बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी। व्यापार तो पहले भी करते थे लेकिन जब वो कहीं से गुजरते थे तो उन्हें चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो शाह शुजा ने क्या किया कि 3000 रुपये वार्षिक ले लिया उनसे और उन्हें चुंगी मुक्त या सीमा शुल्क मुक्त कर दिया कि आपको कोई टैक्स, कोई कर देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना आराम से व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक फैक्ट्री खुली थी जो फ्रांसिस डे ने खोला था, याद करिए फ्रांसिस डे ने जो फैक्ट्री खोली थी मद्रास में, उस फैक्ट्री के अधीन बहुत सारी फैक्ट्रियों को कर दिया गया। कौन कौन सी? बंगाल की फैक्ट्री, बिहार की फैक्ट्री, उड़ीसा, कोरोमंडल तट की जो भी फैक्ट्रियाँ रही हैं उन सारी फैक्ट्रियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के नियंत्रण में कर दिया गया, ठीक है। और इसी के साथ एक और क्रम जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, पुर्तगालियों में ही बता दिया गया है कि 1661 में चार्ल्स द्वितीय कौन है? ये ब्रिटिश राजकुमार हैं। इनकी शादी हो जाती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, इनका विवाह हो जाता है और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को कौन सा शहर दे दिया? बम्बई दे दिया। उपहार स्वरूप क्या दे दिया? बम्बई दे दिया, ठीक। जब चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिल गया तो ये रहते थे भाई ब्रिटेन में, तो इन्होंने कहा बम्बई का मैं क्या करूँगा। तो चार्ल्स द्वितीय ने केवल और केवल 10 पाउंड वार्षिक, यानी 1 साल का 10 पाउंड केवल देना था। इतने मूल्य पर ही बम्बई को ब्रिटिश कंपनी को किराए पर दे दिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या किया, कहा कि आप मुझे 10 पाउंड वार्षिक दीजिए और ये लीजिए आप बम्बई किराए पर, इसमें अपना व्यापार की गतिविधियां चालू रख सकते हैं, ठीक। तो 1669-1673 का समय आता है। ये जो था समय, ये बड़ा इम्पोर्टेंट समय था। ये जेराल्ड ओंगियार का समय था और जेराल्ड ओंगियार जो था वो बम्बई का गवर्नर था, ठीक।
जब ये बम्बई का गवर्नर बना तो बम्बई को बनाने में, आज जो बम्बई हाईटेक सिटी है उसको बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है जेराल्ड ओंगियार का। इसलिए जेराल्ड ओंगियार को बम्बई का संस्थापक भी कहा जाता है। और जेराल्ड ओंगियार ने एक टकसाल की स्थापना की बम्बई में। टकसाल का मतलब जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती थी। एक टकसाल बनाया अंग्रेजों के लिए कि आप यहाँ से सिक्कों की ढलाई कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ के सिक्के? तांबे के और चांदी के सिक्कों की ढलाई यहाँ से हो सकती है, ठीक ना। उसके बाद जेराल्ड ओंगियार जो बम्बई का गवर्नर था, इसने कंपनी के संचालक मंडल, यानी कि जो कंपनी की देख रेख वाला मंडल था, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, उनको एक लेटर लिखा। और उस लेटर में कहा क्या? देखिए, ये इसकी लाइन रही है लेटर में। इसने ये कहा कि अब समय का ये तकाजा है, मांग है कि आप हाथ में तलवार लेकर अपने व्यापार का संचालन करें। जेराल्ड ओंगियार जो था वो भारत की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। उसने कहा भारत में शासन करना बहुत आसान है। इस वजह से उसने ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये लेटर लिखा कि आप अपने हाथ में तलवार लेकर के अपने व्यापार का संचालन करें, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1672 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार कौन? शाइस्ता खां ने कंपनी को बिना किसी शुल्क के व्यापार करने का फरमान जारी किया। कंपनी को बिना किसी शुल्क के फरमान जारी करने का व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया कि आप कोई शुल्क मत दीजिए, आप बंगाल में बेशुल्क के, बिना शुल्क के आप क्या करते हैं? व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। और इसी के साथ एक और प्लस पॉइंट मिला अंग्रेजों को कि 1680 में औरंगजेब ने कंपनी को चुंगी के दबाव से मुक्त कर दिया। औरंगजेब का जहाँ तक राज्य था, उसने कहा कि उस राज्य में आप कंपनी कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है, चुंगी नहीं देनी है। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी को व्यापार में बड़ी सहूलियत हुई, बड़ा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश कंपनी को एक छूट मिल गई कि हम बिना कर दिए ही अपना व्यापार जारी रख सकते हैं। अब आ जाता है हुगली का मुद्दा। मैंने कहा था हुगली को याद रखिएगा। वो 1686 का समय आया और हुगली के मुद्दे पर ही औरंगजेब और ब्रिटिश कंपनी का टकराव हो गया, संघर्ष हो गया। मुद्दा क्या था कि अंग्रेज़ों ने हुगली फैक्ट्री जो अंग्रेज़ों की थी उसकी किलेबंदी कर दी। यानी कि ये फैक्ट्री है तो इसको चारों तरफ से घेर दिया, किलेबंदी कर दी। तो इससे औरंगजेब नाराज़ हो जाता है और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ थे वो हुगली शहर को लूटते थे, ठीक ना। बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हुगली शहर से लूटते थे। तो इससे क्या हुआ, औरंगजेब जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उसने युद्ध छेड़ दिया ब्रिटिश के खिलाफ और ब्रिटिश की हार हो गई यहाँ पे। जब औरंगजेब हार जाते हैं ब्रिटिश से तो ये भाग जाते हैं। कहाँ भाग कर जाते हैं? फीवर द्वीप एक जगह है, फीवर द्वीप। कहाँ पे जगह है? ये बंगाल की खाड़ी में है फीवर द्वीप। फीवर का मतलब होता है बुखार, यानी कि ज्वरग्रस्त द्वीप पर ये जाकर के शरण लेते हैं। जब भाग गए तो उसके बाद, लेकिन अंग्रेज़ तो एक नंबर के चालाक थे ना, तो वो क्या भाग जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जो जाप चारनाक था, जो कंपनी की देख रेख करता था, उसने औरंगजेब से माफ़ी मांग ली कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम अगली बार से ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हैं, ठीक ना। और 1687 का समय आया तो होशियार चाइल्ड ने एक बात कह दी। होशियार चाइल्ड ने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए? भारत में एक ऐसे आधार का निर्माण करना चाहिए। भारत में एक ऐसी आधार, ऐसा फाउंडेशन बनाना चाहिए कि जिससे भारत में अंग्रेजी सरकार की नींव तैयार हो सके, अंग्रेजी राज्य तैयार हो सके, ठीक ना। उसके बाद लेकिन एक तरफ से तो औरंगजेब भी हावी था ना, तो औरंगजेब ने क्या किया कि एक बार और टकराव हुआ अंग्रेज़ों का और औरंगजेब का। कब हुआ? 1688 में। क्यों हुआ था? क्योंकि जो बम्बई तट था, पश्चिमी तट बम्बई था, उस बंदरगाह से जो मक्का जा रहे थे यात्री, उनको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। जब अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया तो और औरंगजेब को ये बात पता चली तो औरंगजेब ने इनके खिलाफ युद्ध किया और हरा भी दिया। तो इस समय जो बम्बई का गवर्नर था उसका नाम था जॉन चाइल्ड। क्या नाम था? जॉन चाइल्ड था। तो जब हरा दिया तो इसने कहा कि जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर कर दिया जाए, ये आदेश जारी किया। लेकिन जॉन चाइल्ड फिर से गया, पैरों पे गिरा, गिड़गिड़ाया, कहा माफ़ी हुजूर, हमें माफ़ कर दीजिए, हमको मत बाहर निकालिए। फिर चालाक है अंग्रेज, फिर जॉन चाइल्ड ने माफ़ी मांग ली उससे, ठीक ना।
लेकिन औरंगजेब ने इस बार उसको ऐसे ही नहीं माफ़ किया, बल्कि अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपये हर्जाना यानी कि जुर्माना लिया। तो अंग्रेज़ों को जुर्माना देना पड़ा, ठीक ना। उसके बाद एक जगह है सुतानाती। इस सुतनाती, कहीं कहीं पे सुतानाती, कहीं कहीं पे सुतनाती नती मिलता है ऐसा नाम, लेकिन याद रखिएगा सुतनाती या सुतानाती, ठीक ना। 1690 ईस्वी में जो बम्बई का गवर्नर जॉब चारनाक है, जॉब चारनाक ने सुतनाती में एक ब्रिटिश फैक्ट्री खोल दी। कैसी फैक्ट्री खोली? ब्रिटिश फैक्ट्री खोली। और उसके बाद उसके कुछ समय बाद ही 1698 में कंपनी को सुतनाती, कोलकाता और गोविंदपुर 3 जगहों की जमींदारी प्राप्त हो जाती है। ब्रिटिश कंपनी को सुतनाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में जमींदार जो थे इब्राहिम खां से प्राप्त हो जाती है। 1200 रुपये अंग्रेज दिए और वहाँ के जो जमींदार थे, हालांकि ये जमींदार अजीज मुसान से क्या कर परमिशन ले करके इब्राहिम खान ने इनको 1200 रुपये में ये जमींदारी मतलब दिया था, 1200 रुपये में, ठीक ना। और ख़ास बात ये कि इन तीनों गांवों को ही बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया। कौन कौन से गांव मिला के कलकत्ता बना? सुतनाती, कलिकाता, गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिला करके क्या बन गया? कलकत्ता बाद में चल के बन गया। और बाद में 1700 में कलकत्ता में ही एक फोर्ट विलियम नामक फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम, प्रेसिडेंसी नगर फोर्ट विलियम नामक फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रेसिडेंसी नगर फोर्ट विलियम नामक फैक्ट्री की स्थापना कब होती? 1700 में। और इस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो चार्ल्स आयर था। तो पूछ लिया जाता है कि प्रथम प्रेसिडेंसी नगर फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आंसर होता है चार्ल्स आयर था, ठीक है। उसके बाद जब यह फैक्ट्री खुल गई तो बाकी सभी फैक्ट्रियों को, बंगाल की जितनी भी फैक्ट्रियां रही हैं उन सारी फैक्ट्रियों को फोर्ट विलियम के नियंत्रण में कर दिया गया, फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया गया। अब अंग्रेज अपना राजकाज फैलाना चाहते थे, तो इन्होंने 1717 में अधिक व्यापारिक रियासत यानी अधिक व्यापारिक सहूलियत प्राप्त करने के लिए एक मंडल था, प्रतिनिधि मंडल, वो फर्रुखसियर से मिलने गया। उत्तर भारत का शासक यानी कि उत्तर मुगल शासक में कौन आ गया था? फर्रुखसियर शासन कर रहा था। तो फर्रुखसियर से मिलने गया। कौन कौन गया? जॉन सुमरन के नेतृत्व में। इसका हेड कौन रहा? जॉन सुरमन। इसके नेतृत्व में कौन कौन गया? एक सर्जन यानी कि ऑपरेशन करने वाला सर्जन विलियम हैमिल्टन था, और स्टीवेंसन, और द्विभाषी 2 भाषा बोलने वाला ख्वाजा सेहद जो आर्मेनियाई था गया। ये लोग मिलने किसने गए? फर्रुखसियर को। तो फर्रुखसियर को एक बीमारी थी, कोई दर्दनाक बीमारी थी फर्रुखसियर को। तो जो सर्जन रहे हैं विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक दर्दनाक बीमारी से छूट दिलाई, निजात दिला दी। जिसके बाद क्या हुआ कि फर्रुखसियर खुश हुआ और फर्रुखसियर ने ब्रिटिश सरकार को काफ़ी रियासत दे दी। और जो रियासत था एक आदेश की तरह था। और इसके बारे में, इस रियासत के बारे में जो ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं ब्रिटिश इतिहासकार आर्म ने इस रियासत को मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा, यानी व्यापारिक महाधिकार पत्र कहा। इस रियासत की कुछ खास बातें थी। क्या खास बातें थी? कि अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक दें और पूरे बंगाल में उन्हें चुंगी नहीं देना था, पहली बात। दूसरी बात, कलकत्ता के आसपास की ज़मीन को अंग्रेज किराए पर खरीद सकते थे, ठीक। तीसरी बात, हैदराबाद में कोई चुंगी नहीं देना था, लेकिन मद्रास में अभी भी शुल्क लग रहा था। क्लियर? इतनी सारी बातें। उसके बाद क्या हुआ कि सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक के बदले, जहाँ पे अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खुली सूरत में, 10,000 रुपये वार्षिक के बदले अंग्रेज चुंगी से मुक्त हो, यानी टैक्स फ्री कर दिया गया अंग्रेजों को, ठीक ना। और सबसे खास बात क्या थी कि बम्बई में ढाले गए ब्रिटिश सिक्के, बम्बई में ढाले गए ब्रिटिश सिक्के संपूर्ण मुगल साम्राज्य में प्रचलित हो सकते थे। जहाँ तक मुगल का साम्राज्य रहेगा उस साम्राज्य में ब्रिटिश के ढाले गए सिक्के प्रचलित हो सकते थे। और ये फर्रुखसियर ने ये फरमान किन के लिए जारी किया था? तो इसमें आते हैं, बंगाल के सूबेदार के लिए फरमान दिया, हैदराबाद के सूबेदार के लिए दिया और गुजरात के सूबेदार के लिए दिया। इन तीनों के लिए ये फरमान आया कि अंग्रेजों को ये सारी रियायत मिलनी चाहिए, ठीक। तो धीरे धीरे अंग्रेज अपना पैर पसार रहे थे। इसके बाद कैसे इनका विस्तार होता, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार कब होगा, वो अलग
टॉपिक है, हम लोग अलग से उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी जैसे हम लोग इसके बाद की कंपनी जैसे फ्रांसीसी कंपनी, स्वीडिश कंपनी, इन कंपनियों के बारे में अभी पढ़ना है। जब इसकी वीडियो सीरीज ख़त्म हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे युद्ध हुए, कैसे इनका साम्राज्य विस्तार हो रहा है। क्लियर। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।